कि समाज में क्या हो रहा है। जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी कैसे होगी। भारत में आज की तारीख में 27% बच्चे पूर्णिमा के खिलते हुए चांद में चावल की रोटियां खोज रहे हैं। उन्हें आज़ादी की किरणों का इंतजार है। मैं 56 पकवान खाऊं और मेरे पड़ोसी के घर में चूल्हा न जले तो आपको क्या लगता है मैं उन बच्चों का खून पी रहा हूं या मैं खाना खा रहा हूं। समझने की बात है। ये आज़ादी के 4.5 लाख करोड़ रुपए आप गौतम अडानी को फ्री कर रहे हो, एनपीए कर रहे हो। और देश का किसान 73 सालों बाद क्या मांग रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये तो उसका नैसर्गिक अधिकार है। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है, बिना ये जाने उसकी उत्पादन लागत निकली भी या नहीं। आप बताइए कितनी पीड़ा की बात है। परिणाम क्या होता है, भारत का किसान ऋण में जन्मेगा, ऋण में पलेगा, ऋण चुकाने के लिए पीढ़ियों पर छोड़ के चल देगा। आप पैसे से गेहूं खरीद सकते हो, पैदा कर सकते हो क्या, धरती पुत्र बनना पड़ता है। तो ये धरती पुत्र की आवाज़ प्रकृति स्वयं चला रही है। इस देश को इस तरह से बनाने में असंख्य धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से सींचा है। ये जो पंजाब है ना, जिस पंजाब ने ये झंडा उठाया भारत माता का, वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होते हैं। वो 5 नदियाँ, पंज आब। आप लोग सही तरीके से बातों को समझने की कोशिश करो। 5 नदियाँ झेलम, चिनाव, सतलज, व्यास, रावी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग पंजाबी कहलाते हैं। इस देश के आज़ादी के आंदोलन में 90% उन्होंने जिम्मेदारी से अपना शरीर त्यागा है इस देश के लिए। तो उसी धरती से भारत माता का ध्वज आया। और ये केसरिया कलर आप कहते हैं ना, हिंदू का कलर है। सूर्य नारायण भगवान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देखता है, बताइए। ये तो सूर्य भगवान का कलर है। जब वो आता है और जब जाता है दोनों समय यही कलर फेंकता है। एंटीऑक्सीडेंट स्प्रे करता है वायुमंडल में। इसे सुरक्षा कहते हैं आप। और फिर कैसे सुरक्षा? लोकतंत्र में क्या तरीके होते हैं संवाद करने के, क्या तरीके होते हैं? तो सरकार तो खुले है, सरकार किधर है? सरकार किधर है कि हम बात करने के लिए तैयार। सरकार किधर है? कृषि मंत्री लगातार बात। सरकार आपको लगता है सरकार है ये? और क्या है सर? ये नाग कंपनी है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। इसे जनता ने नहीं चुना। जनता ने कहाँ चुना? 2019 में उसने कहा कि मुझे वोट दीजिए आप, और आपने दिए। आप अमेरिका में खड़े या भारत में खड़े हैं? यहाँ कैसा चुनाव होता है? एमएलए एमपी चुनते हो, वो चुनते हैं प्रधानमंत्री, आप डायरेक्ट चुन देते हो? नहीं, उनके द्वारा अगर आप उन्होंने ये कहा कि आप मेरा कैंडिडेट मत देखो, आप मुझे वोट करो। आपने वोट किए, गुंडे, मवाली, अपराधी, उनका रिकॉर्ड तो देखो। आप जनतंत्र के मालिक हो, आपके वोट से चुने गए वो लोग क्राइम हिस्ट्री शीटर। आप बबूल के पेड़ पे आम चाह रहे हो। तो फिर गलती किसकी है? आपकी आप वोटर्स की। यस, उसी को जगाने के लिए आपकी ड्यूटी। आप इसलिए पत्रकार बने हो, मिरर हो आप। आपकी ड्यूटी है उस धुंध को हटा के दिखाओ कि गलती आप कर रहे हो। बबूल के पेड़ पे आम कभी नहीं आ सकता। खुद जागो, अच्छे चरित्रवान बच्चों को बनाओ एमएलए एमपी, तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। उनको चुनने दो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, तो दायित्व बोझ जागेगा समाज के अंदर। समाज में जन जन में चेतना आएगी, वो बात करेंगे एमएलए साहब आपने घोषणा पत्र हमारे सामने रखा था, आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? यही तो मैं कह रहा हूं। अभी आपको बार बार वही प्रश्न दोहरा रहे हो। 2019 में उसने कहा मुझे देखो, और सारी जनता ने उसी को देखा, क्योंकि उसने नैरेटिव ऐसा बनाया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 15 लाख मुझे देना थे, 1,10,000 का कर्जा मेरे माथे डाल दिया। राष्ट्रपति के ऊपर कर्जा डाल दिया, भिखारी पे कर्जा डाल दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? देश में त्राही त्राही मच गई। वो 2 करोड़ नौकरियां देने वाला था, जीडीपी औंधे मुंह गिर गई, रोजगार खत्म। रास्ता तो बिल्कुल साफ है। उन्होंने अपने अहंकार का मुद्दा बना दिया ना इसको। ये वो समझ रहा है उसने 6.5 सालों में जो भी किया, ये भूल चुका है कि मुझे इसी जनता ने उस पद पे स्थापित किया है। और जनता जब ये वहाँ बैठाती है तो हटा भी देती है। और ये 303 है, इससे भी बड़ा बहुमत सदन में पहले रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं रहा है। सर, हरित क्रांति का तो विरोध हुआ। देखिए, बात समझिएगा, ये जितना नैरेटिव चल रहा है इस समय देश में, एक अलग तरह की राजनीति यहाँ अंगड़ाई ले रही है। अभी तक क्या होता था, ये वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। पहले मुसलमानों को टारगेट करके राजनीति चलती रही कि भाई इनको टारगेट करो और इनको एक दड़बे में बनाए रखो, इनको विकसित मत होने दो, बस वोट का इस्तेमाल करो, और वो बैठे रहे कुछ लोग। अब इन्होंने क्या किया कि 80% लोग तो हिंदू हैं, तो हिंदू कार्ड खेलो। इन्होंने हिंदू कार्ड शुरू कर दिया। हमारा देश तो विकसित नहीं हो पाया ना। हमारी लड़ाई लोकतंत्र को स्थापित करने की है। भारत में अभी तक सच्चा लोकतंत्र आ ही नहीं पाया है। मैं तो ये कहता हूँ, ये विधायक जी खड़े मध्य प्रदेश से, मतलब भारत के हृदय मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के बारे में मैं जो देख रहा हूँ, मैंने तो वहाँ एक अभियान चलाया था, लोकतंत्र बचाओ, कंप्यूटर बाबा के साथ। उनका आश्रम खदेड़ दिया गया,
मध्य प्रदेश में 50 साल पुराना आश्रम, ऐसे कितने जनप्रतिनिधियों का पैसा लगा हुआ था और 151 में उसको कई दिनों तक इंदौर जेल में बंद रखा गया। कंप्यूटर बाबा को, वो भी एक संत है, मैं भी एक संत हूँ, मेरा आश्रम भी ऐसे इन्होंने कोटा में खदेड़ा। दो चीजें समझिएगा आप, संत सत्य का पथिक होता है और सत्य है कि भारत की आत्मा किसान है जिसकी पीड़ा को स्वर देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। तो संत तो योगी जी भी है ना। संत तो सत्य का पथिक होता है और सत्य क्या है, उसकी पहचान क्या है, जो कभी नष्ट नहीं होता। आप पहले समझिए, संत इतना साधारण शब्द नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं। साधना का पथिक, जो साधु बनता है ना, पहले तो वो अपना पिंडदान करता है और फिर ये संकल्प लेता है कि मैं समाज को बेहतर बनाऊंगा। और समाज बेहतर बनाने के लिए पहले अपने चक्षु खोलना पड़ते हैं। रंगों की भाषा हम नहीं समझते। रंगों की भाषा दुनिया को देने वाले डॉक्टर सीवी रमन थे। 1930 में दुनिया को उन्होंने बताया कि रंग क्या होते हैं। ये जो 5 एलिमेंट हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, इनका सबका कलर है। जल सफ़ेद है, पृथ्वी पीला, आकाश नीला, वायु धूम्रमेघ, अग्नि लाल है। ये सारा वोटों का ध्रुवीकरण है। और आप लोग, मैं आप सोशल मीडिया से अपेक्षा करता हूँ, एक ज़माना था जब हम गलती करते थे और नेशनल मीडिया उसको रिपेयरिंग करता था। किसी के खिलाफ एक शब्द आज से 50 साल पहले लिखा जाता था ना अखबारों में, नींद उड़ जाती थी। क्यों एमएलए साहब, किस साहब अखबार में छप गया मेरे खिलाफ, वो आदमी बाहर नहीं निकलता था घर से, इतना डरता था। और 50 साल पहले का आदमी कहता था साहब झूठ मत बुलवाना, बाल बच्चेदार आदमी हो। आज हमारे देश का पंत प्रधान फर्राटेदार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आज राज्यसभा में बोल रहा है कि मेरे को तो पता ही नहीं किसानों की समस्या क्या है। कितनी हैरानी की बात है। एक पंत प्रधान की इतनी एजेंसियां, 12,000 आदमी तो उसके आईटी सेल में काम कर रहे हैं, 12,000 आदमी। अभी आईटी ट्रोल पे लग पड़ेंगे आपका, ये जैसे ही रिलीज होगा देखना, नीचे आप पढ़िएगा लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में। आप बताइए प्रॉब्लम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दिया, यहाँ बना दिया ना, कटीले तार लगाए। मेरे देश का आईआईटी का इंजीनियर टॉपर एक आईसी की डिवाइस में से 2 कलर नहीं चलाता है और चाइना का लेबर 5 कलर चलाता है। 1930 का जब विज्ञान हमें पढ़ाया जाएगा 2021 में, तो हम दुनिया के साथ अपडेट कर सकेंगे। आपका प्रश्न उसी तरह से दिख रहा है मुझे। अरे दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। आप कह रहे हो विदेशी सेलिब्रिटी, अब विदेश क्या था, कमला हैरिस कहाँ पे उपराष्ट्रपति है, कहाँ की रहने वाली है। अरे दुनिया ग्लोबल विलेज है, उस तरह की सोच रखो ना आप लोग। 1945 सुनो 1945 में जापान में क्या हुआ था, क्या हुआ था भाई 1945 में? हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरे थे, खत्म हुआ था ना वो। उन्होंने कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद किया नहीं। क्या किया उन्होंने, क्या किया? डेवलप किया, आत्मचिंतन किया। सही बात बोलो ना, कंटेंट। तो सर यहाँ के आत्मचिंतन किया और 19 साल बाद बुलेट ट्रेन आ गया। आपने कभी फोकस किया इतने 6.5 सालों में कि जीवन के बुनियादी हकों पे क्या स्थिति है देश की? बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, जीवन के हक। इस नाले के इर्द गिर्द कितने बिहार के बच्चे, मैं कल देख रहा था घूम करके। आप क्या सोचते हैं, बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस आते हैं। इन गरीबी में से निकल के जो बच्चा आईएएस बनेगा वो क्या करेगा, क्या करेगा? वो सिस्टम के तलवे चाटेगा, क्या करेगा? वो उस मंत्री के सामने सैल्यूट मार के खड़ा रहेगा। उसको अधिकार क्या दिया? वीकर सेक्शन के लिए फॉर्म भरा जाता है। जब वो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, एक फॉर्म भरा जाता है कि गरीब आदमी के लिए तुम अपनी आवाज को बुलंद करोगे। क्यों? उन्होंने सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बिहार से आते हैं, चेक कर लीजिए आप। और बिहार के लोगों की स्थिति इसी गाजीपुर बॉर्डर पे चेक कर लो, दिखाओ जरा। नालों के इर्द गिर्द सड़ रहे हैं लोग, सारा दिन उस गंदगी के पास पड़े हुए हैं। उनमें से आईएएस निकलेगा कोई, क्या करेगा वो? उसको तो मौका मिल गया कि ठीक है सैल्यूट मार के अपना जीवन बढ़िया लुटियंस में बिताओ। अरे चरित्र का निर्माण होता शिक्षा के मंदिरों से। ये गुजरात में हमारे साथी मुक्तानंद को 268 स्कूल दे दिए इन्होंने कि साहब हमसे स्कूल नहीं चलते, आप चलाओ। ये क्या कर रहे हैं? पानी बेचने का धंधा, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा। इन्होंने भेड़ बकरियां समझ लिया देश के नागरिकों को। यही कर रहे हैं ये नैरेटिव ऐसे चलाएंगे। इनको तरीके समझ में आ गए हैं कि लोगों में फूट डालो, राज करो। अंग्रेज जो वायरस चिपका के गए थे ना कुर्सियों पे, वो इन्होंने बड़ा कर लिया है। वो कह रहे हैं कि विश्वगुरु बनाने की तरफ अग्रसर हैं हम लोग। मतलब किस चीज़ में आप आगे बढ़े हो, आप बताइए। मैं गारंटी से कहता हूँ, जितने भी लोग आप खड़े हो, यहाँ जितने भी लोग खड़े हो, हिंदुस्तान में जो हिंदू है, हिंदू इस कार्ड को खेला जा रहा है। आप में से कोई भी अगर राम का रा स्वर श्वास लेते हुए दिखा दे, यहीं आपके सामने अपने हाथ से मुंडी काट के आपके चरणों में गिरा दूंगा। क्या चीज़ तो दोबारा बताएंगे? राम का रा बोल के दिखा दीजिए श्वास लेते हुए। राम का रा, पहला स्वर, शब्द नहीं। आपके सामने यहीं अपने हाथ से मुंडी काट के आपके चरणों में गिरा दूंगा।
ये सिखाया नहीं किसी ने हमें, आपको पता ही नहीं है ना, तो आप बता दीजिए। सिखाया ही नहीं ना। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। ये शब्द ध्वनि के सेवक हैं। ध्वनि का मूल उद्गम आकाश के पास है, वैक्यूम, रिक्तता। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, हजारों साल पहले पांचों तत्व थे जिसे हम भगवान कहते हैं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये पंच महाभूत 1000 साल पहले भी थे, आज भी हैं, हजारों साल बाद भी रहेंगे। आप हम अपडेट हो चुके होंगे, नए नए स्वरूप में आएंगे। हमें कितना जन्म मिला है इस प्रकृति की बगिए में? 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा, 36,500 दिन। उसमें से आधे दिन तो सोने के हैं, खाना पीना बैठना भोगना। फिर उसमें से 6000 दिन बचपन, 6000 दिन बुढ़ापा, बचे 6000 दिन। ये जीवन है प्रकृति की बगिया को गुलजार करने के लिए। और बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा साधु है। अपने श्रम से अर्जित धन का 90% पैसा दुनिया के गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च करता है। सुंदर पिच्चई इस कंटेंट को पढ़ के 5 करोड़ रुपए रोज कमाता है गूगल कंपनी से। गूगल कंपनी ने कहा 5 करोड़ रुपए रोज? बोले जी हाँ। बोले आप हमें क्या लाभ पहुंचाएंगे? उसने कहा आज की तारीख में जिस चीज़ पे आपका 1000 खर्च है, मैं उस खर्च को 1 रुपया कर दूंगा। अच्छा, बोले 5 करोड़ दिया आप। 1800 करोड़ रुपए का पैकेज है सुंदर पिचाई का। गूगल पे सर्च कर लेना आप लोग। सिर्फ उसने इस कंटेंट को पढ़ लिया कि इसके अंदर क्या है। वो अगर उसको हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट दे दे कि हमें मोबाइल से वोट करना है, आप बताइए 2019 में कितने दिनों चुनाव हुए? 39 दिनों तक हुए, राइट? मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? डिजिटल तकनीक के युग में 10 मिनट में वोट हो सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में, 10 मिनट में। और जो पैसा बचेगा हमारा, अमेरिका से ज़्यादा चुनाव पे खर्च भारत का है। अमेरिका तो धनाढ्य राष्ट्र है, हम तो गरीब राष्ट्र हैं। आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। भाई तो यही तो गलत फहमी है साहब। आप बताइए, समय के पहिए को आप पीछे खींच के ले जाना चाहते हो। जनता की गलती है, सरकार की गलती? अरे फिर वही बात है, सरकारें किधर है? सरकारें किधर है? तो जनता को जागरूक होना चाहिए ना। मैं यहाँ आंदोलन में तमाशा देखने नहीं आया हूँ, मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करने नहीं आया हूँ। मैं इनसे सीखने आया हूँ कि क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, उसको रिपेयरिंग कैसे किया जाना चाहिए। भविष्य का मानव कैसे मूवमेंट करेगा, कैसे भारत में सच्चा लोकतंत्र आएगा। मैं तो इसलिए आ रहा हूँ, मेरा इन सबसे बहुत बड़ा स्वार्थ है। इनका तो बहुत छोटा सा स्वार्थ है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है भारत में एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना। शुरुआत करने से पहले मैंने बोल दिया था, बच्चों में बंदियों में काम करता हूँ। बच्चे राष्ट्र की मुख्य धारा को आत्मसात करें, कैदी मुख्य धारा में आए, भारत समुन्नत भारत बने, हर बच्चा अपने भीतर के सुप्त विवेकानंद को जगाए, बिल गेट्स बने, दुनिया को खुशहाल बनाए। इसलिए मैं आ रहा हूँ और मैं वो तरीका बताना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को आप कैसे जीत सकते हो। वो बहुत सरल तरीका है, लेकिन उस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ। मेरी संभावना है कि इसी धरती पर जहाँ सबसे ज़्यादा भगवान आते हैं, उत्तर प्रदेश। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि मुंबई में फिल्में क्यों बनती है? रॉ मटेरियल अवेलेबल है। तो इधर का जो रॉ मटेरियल है ना, वो बहुत मजबूत है, सारे भगवान यहीं उतारता है। समझ रहे हैं आप? बनेंगे ना फिल्म योगी? अरे सबसे बड़ा क्राइम वो योगी आदित्यनाथ तो हमारा छोटा भाई है, भाग्य में मेरे से लाखों गुना बड़ा है, लेकिन मेरे से छोटा है 13 साल। बता दूं आपको, बहुत गहराई से सुनना ये बात, अगर हिम्मत है तो कह देना, सोशल मीडिया के जरिए दुनिया में पहुंचा देना। इस दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम है भारत की धरती पर माँ के गर्भ से अछूत पैदा कर देना। ये सबसे बड़ा क्राइम है। गारंटी करता हूं, मैं योग विषय का विद्यार्थी हूं, गारंटी से कहता हूं, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण बॉडी का इनर अरेंजमेंट है। जिस दिन मानव जाति ये जान लेगी कि शूद्र सफाई कामगार मल मूत्र पसीना कब बाहर फेंकता है, उस दिन इस भारत की धरती पर हर बच्चा अपान वायु से जुड़ेगा। उसे पता चलेगा कि फेंकने की जो प्रक्रिया है, फेंकने की डिसॉल्विंग प्रोसेस, वो अपान वायु करती है। उससे विज्ञान ने सीख लिया। विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। दोनों मिल गए, आने वाले युग में चमत्कारिक मानव आएगा। ड्रोन पे उड़ेंगे बच्चे, दुनिया को खुशहाल बनाएंगे। इस धरती पर रामराज जाएगा। पशु पक्षी हमारे साथ मिलके इस प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। ये है अंतिम लक्ष्य मानव जीवन का। वहाँ तक पहुँचने के लिए शुरुआत होने का अवसर आ गया और इसको धरती पुत्र ने आवाज़ दी है। किसान ने भारत माता का झंडा उठाया। ये वो ध्वज है जो संपूर्ण जगत को आनंद, आरोग्य और ऊर्जा का स्पंदन कर सकता है। उसको समझने की जरूरत। लेकिन सर, भारत में तो विज्ञान की जगह गोमूत्र गोबर आगे निकल रहा है, विज्ञान को पीछे छोड़ रहा है। आप विज्ञान की बात कर रहे आप हैं। समय के पहिए को पीछे घुमाना चाहते हैं।
बात समझिएगा। इस दुनिया में कोई भी चीज अकारत नहीं है। आपके शरीर में ये जो बाल लगे हुए हैं ना, जब आपके कान का एक बाल टूटेगा, एक कंडेंसर, तब आपको पता चलेगा बुढ़ापे में, हमारी उम्र में आ जाओगे ना, कि एक कंडेंसर की क्या वैल्यू होती है। जिस दिन दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक इंसानी मल मूत्र पर रिसर्च करेगा और फैक्ट्री लगाएगा, दुनिया का सबसे धनवान आदमी होगा। लिख लीजिए। लेकिन सर जैसे आप अभी बात कर अभी रहे हैं ना, हमने गोबर पे और गौमूत्र पे अनुसंधान नहीं किया है, लेकिन शुरुआत होगी। एक दिन आएगा, लोग जानेंगे कि गोबर के अंदर क्या कंटेंट छुपा हुआ है, गौमूत्र में क्या अभी रिसर्च की जरूरत है, बहुत रिसर्च की जरूरत है। और मानव के मलमूत्र में क्या छुपा हुआ है, बहुत रहस्य भरे हुए हैं। इस शरीर के भीतर खजाना है मणियों का। अभी तो मानव इसके अंदर उतर के देख ही नहीं रहा है कि इसमें क्या छुपा हुआ है। एक शुरुआत है, विज्ञान अभी शुरू हुआ है। अभी मोबाइल से अगर मैं यहाँ से खड़े खड़े सब कुछ ठीक है, नेटवर्क चल रहा है, मेरे पास मोबाइल पे पैसा है, मैं अभी 10 पे डिजिट करूँ, कनेक्ट करूँ, बॉम्बे अमेरिका करूँ, कनाडा करूँ, दुनिया में कहीं कनेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? कौन कर रहा है? विज्ञान में कोश। अभी तो ये विज्ञान में कोश है। जब मनोमय कोश आएगा, जब आनंदमय कोश आएगा, तो इस सारी कायनात से इंसान जुड़ जाएगा, तब उसका उद्देश्य सामने पता चल जाएगा। मैं भारत सरकार के जितनी एजेंसियां हैं, पैरा मिलिट्री 15,000 रुपये घंटा लेता था। कितने साल पहले? 20 साल पहले। 20 साल पहले, जब लोग योग के बारे में जानते नहीं थे कि योग विषय क्या होता है, तब 15,000 रुपये घंटा मेरी रेट थी। और उसके बाद मुझे एक शंकराचार्य मिले, स्वामी दिव्यानंद जी तीर्थ। बोले, यार हर्षानंद जी, तुम ज्ञान को बेच रहे हो। तो मैंने कहा, आप साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। कि आपको पैसे से इसका मूल्यांकन नहीं करना, आपको सेवा करना है। जो भी देंगे लोग, बंद लिफाफा लेना है। फिर उसके बाद जितनी भी एजेंसियां मुझे बुलाती थी कि साहब स्वामी जी आपका पारिश्रमिक आप बंद लिफाफे में दो। तब क्या होने लगा, अभी BSF में, CISF में बड़े बड़े शिविर लगते हैं, मेरे 5-5, 10-10 हज़ार सैनिक भाग लेते हैं। मैंने 7 दिन शिविर लगाया। वो क्या करते, इवेंट पे तो 2 लाख खर्च करते, मुझे 2,000 रुपये पकड़ाते हैं लिफाफे में बंद करके, कि स्वामी तो मांगते ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम गाड़ियों से चलते चलते धीरे धीरे मेट्रो पे आ गए, तो धीरे धीरे और भी नीचे जाएंगे। लेकिन हमें जो एक शंकराचार्य ने संदेश दिया, उसका मुकम्मल करके अपने जीवन में उतारे हुए हैं। हमारे पास अपनी सामग्री, सामर्थ्य, एक ईंट भी मेरी इस प्रॉपर्टी भारत की धरती पर नहीं है, ठीक है। लेकिन पिछले 42 साल से बंदियों में और बच्चों में काम कर रहा हूँ। ओके, ये चीज रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, चेक करवा लेना, हो तो सब आपकी। धन्यवाद। सर अभी क्या रह गया?